गुड मॉर्निंग क्लास 9। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना काम पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। और अच्छा लगा, मुझे कुछ बच्चों के फ़ोन आए, कुछ के मैसेज आए कि मिस ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन नहीं बना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अब घर पर मेहनत कर रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज शुरू करेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसा कि हम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ी थी, तो बच्चे उसमें आपने क्लास 7 में और 8 में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित। तो सबसे पहले फिर से एक बार अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा रिवाइज करते हुए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे तुम लोग बेहतर जानते हो। तो अब हम उन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है √2। ठीक है, √2 क्या है? हमारे पास अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। सबसे पहले बच्चे संख्या रेखा को आप ड्रॉ कर लोगे। 0, 1, 2। आप लोग सारे बच्चे स्केल के माध्यम से इसको बनाएंगे। ठीक है, एकदम इक्वल डिस्टेंस लेना है और इधर क्या हो जाएगा -1 एंड -2, ये तुम लोग जानते हो। तो अब देखो √2, अगर तुम लोग इसकी वैल्यू निकालते हो तो 1.412 सो ऑन आते चली जाती है। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं तो इस वैल्यू से हम उसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमको एक नया मेथड सीखना होगा। वो मेथड क्या है बच्चे? आप लोग पाइथागोरस प्रमेय सारे बच्चे जानते हैं ना। पाइथागोरीय त्रिक ABC, ये है हमारी पाइथागोरीय त्रिक। इसके अनुसार कर्ण का वर्ग, इसे हाइपोटेन्यूस, इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर p² और b² के बराबर होता है। h² = p² + b²। ठीक है, यदि हम ले लें कि ये भुजा हमारी √2 है। ठीक है, ये √2 है, तो ये दोनों भुजाएं हमारी क्या होंगी? P और B क्या होगा? तो P और B निकालेंगे इस √2 से। तो अगर तुम लोग को कहा जाए √2 को ब्रेक करो तो तुम लोग क्या करोगे? √2 = 1 + 1 ब्रेक हुआ। अगर हम 1 का स्क्वायर डाल दें, इसका भी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगेन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? यही चीज़ आ जाती है। इसका मतलब अगर h = √2 है तो p = कितना होगा? 1 होगा और b = भी कितना होगा? 1 होगा। यानी कि p और b एक यूनिट है। एक यूनिट में आप 1 सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, 1 मिलीमीटर ले लो, वो भी हम लोग स्केल के किसी एक पॉइंट को 1 यूनिट मान लेंगे, किसी एक खंड को 1 यूनिट मान लेंगे। हमारा नेक्स्ट यूनिट हो गया। तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे इस परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल को, है ना, इस संख्या रेखा पर, ताकि हमारे पास ये कर्ण आ जाए। ठीक है, और फिर उस कर्ण को नापकर हम स्केल इस पे संख्या रेखा पर √2 को अंकित कर लेंगे। तो वो कैसे होगा? p = 1, यानी कि अगर इसको बेस ले लें बच्चे, ये 1 यूनिट का बेस हो गया, ये बेस हो गया। इस पर हम परपेंडिकुलर कहाँ डालेंगे? यहाँ पर 1 यूनिट बेस लिए तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर, आप जैसे कंपास के माध्यम से परपेंडिकुलर डालते हो
वैसे डालोगे, है ना। जब भी आपको कोई रचना करनी है, मैंने पहले भी बताया था कि जो पद हम कंपास से यानी कि प्रकार से बना सकते हैं, उन टर्म्स को, उन कोणों को या उन त्रिभुजों को हम लोग कंपास से ही बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण आपका कंपास से बनेगा। अब हमने कंपास से 90 डिग्री का कोण बनाया। अब क्या करना है, ये 1 यूनिट है आपका कंपास है, ये 1 यूनिट खोले और इसको भी 1 यूनिट काट दें। क्लियर है सबको। ये कितना कटेगा, 1 यूनिट। जितना ये था उतना ही इसको हम लोगों ने काट लिया। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। इसको 0 है, इसका नाम A रख लो, इसका नाम या इसका A रख लो क्योंकि ये बाद में लेते हैं, तो इसको B रख लो। ठीक है। OA 1 यूनिट लिया हमने। फिर A पर हमने एक लंब खींचा, उसको भी हमने 1 यूनिट ले लिया। ये भी कितना है आपका, 1 यूनिट। क्लियर। अब देखो क्या करना है, ये भी 1 तो ये भी 1। अब ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, √2। क्या है ये, इस राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण है, तो ये √2 आ गया। अब 0 पर इसको मापना है ना, 0 पर प्रकार रखेंगे, 0 पर प्रकार रखेंगे, इसको माप लिए। कितनी प्रकार आपकी खुल गई, √2 यूनिट। ये कितनी खुल गई, √2 यूनिट। इसको आप लोगों ने यहाँ मार्क लगा देना है। अगर हम ऐसे ऐसे डॉटेड दिखाते हैं तो एकदम क्लियर है कि हम यहाँ से उठा करके माप करके √2 को लेके आए हैं। तो ये आ गया आपका √2। ये जो बिंदु है इसका नाम हम लोग C रख देते हैं। ये √2 को अंकित करता है। समझ में आया बच्चे सबको। फिर से एक बार, जिस भी संख्या को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरियन त्रिक में तोड़ेंगे, जिससे हमको परपेंडिकुलर और बेस प्राप्त हो जाएगा। और दोनों मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की रचना किस पर करेंगे, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। ठीक है। उसमें करना क्या है, 1 यूनिट बेस, आपने स्केल से माप के लिया है तो 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, और फिर हम लोग इसको मिला देंगे। और जो हमारा ये जो पोर्शन हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण आता है, उतना ही नाप करके हम लोग ऐसे ही नीचे ले जाएंगे। तो ये स्केल से जो हम ले गए, ये हमारा क्या बना, √2। ये जो बिंदु आ गया, ये क्या आ गया, √2 के बराबर आ गया। इसको हमने √2 को संख्या रेखा पर अंकित किया है। ठीक है। क्लास 9 थोड़ा पहले घबराहट होगी, है ना, कि क्या मिस कर रही हैं, कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आता चला जाएगा कि इन ऐसी चीज़ों को करने के लिए किस तरह से मैथ्स के किस तरीके को यूज़ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट इसको बना रही हूँ, इसी को। ये आपकी संख्या रेखा, दिस इज़ 0 1 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1 यूनिट बेस ले लिया, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप लोग कंपास की सहायता से, और परपेंडिकुलर को कितना काट लिया, 1 यूनिट काट लिया हम लोग। अब ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्या करेंगे, O पर प्रकार की नोक रखेंगे, है ना, कंपास की नीडल को O पर रखें और यहाँ से हम लोगों ने एक आर्क बनाया, एक चाप बनाया जो कि √2 को अंकित करता है। वेरी सिंपल, है ना। 1 यूनिट ये लिए, एक देखो मेरा यूनिट मैंने जानबूझ के ऐसा लिया, यहाँ छोटा यूनिट था, यहाँ बड़ा यूनिट था। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर ही लेना है या 1 इंच, नहीं, आप कितना भी ले लें, लेकिन ये और ये बराबर होना चाहिए। आप उसको 0 से 1 ही कहेंगे। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। तो ये हमारा √2 का संख्या रेखा पर निरूपण हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गर्ल्स, अब हमारा नेक्स्ट अपरिमेय संख्या है √3।
√3 का संख्या रेखा पर निरूपण करें। √3 को हम लोग सबसे पहले पाइथागोरीय त्रिक में तोड़ेंगे। √3 को तोड़ेंगे तो अब तुम लोग बताओ कैसे टूटेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो और 8 हो जाएगा। अब क्या करें इसको, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको। √3 को तोड़ने के लिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये आपको अपना दिमाग दौड़ाना है कि अब अंदर में रूट वाली संख्या ले सकते हैं, क्योंकि √2 हमको ड्रॉ करने आ गया, उसको ड्रॉ करेंगे और फिर उस पर हम √3 ड्रॉ करेंगे। यानी कि √3 के लिए हमको पहले √2 चाहिए। ठीक, तो √2 अब चेक कर सकते हो आप लोग, ये आपका √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब संख्या रेखा पर निरूपण के लिए हम लोग स्केल पहले अपना लेंगे और एक संख्या रेखा बनाएंगे 1 और 2, क्योंकि अभी सारी की सारी मैं पॉजिटिव साइड्स पर ही ले रही हूँ तो -1 की हमको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आप संख्या रेखा बनाओगे तो दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास √3 = √2 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लास 9, इसमें एक बात का ध्यान देना है कि हमारा जो बेस होना चाहिए ना, वो रूट वाला होना चाहिए, उसको सीधा मत लेना, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रूट आपका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, b = रूट। अपरिमेय संख्या को बेस लोगे क्योंकि फिर बेस पर हम √2 बना सकते हैं इजीली। और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, 1। हमेशा एक डिजिट ले लो, जो परिमेय संख्या वो ले लो। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम √2 को ड्रॉ करेंगे। √2 के लिए फिर से हमारा प्रोसेस हम जानते ही हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, और इसको 1 यूनिट है तो इसको भी 1 यूनिट काटे और ये हमारा मिला, और इसको इस तरह से ये आकर ये बिंदु जो आया, क्या आ गया हमारे पास, √2। हमने फिर से इसको बना लिया। अब देखिए क्या होगा, b = √2, यानी कि अब बेस हमको √2 के बराबर चाहिए। ठीक है, अब बेस हम √2 लेंगे, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, 1 तक नहीं होगा। अब हमारा बेस बदल गया, किसके लिए, √3 के लिए। √3 के लिए बेस क्या हो गया, 0 से लेके √2 तक का बेस, यानी कि अब हमको एक परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसका काम ख़त्म, हमको √2 मिल गया, इसका काम ख़त्म, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब हम लोग √2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर से वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ किए थे। परपेंडिकुलर कितना चाहिए, फिर से 1 यूनिट। ध्यान क्या देना, √2 यूनिट मत ले लेना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, √2 के जितना प्रकार खोलेंगे, चाप लगाएंगे, मिला दिए तो कुछ और ही बन गया। वो बन गया आपका √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, यानी कि 2 + 2 तो 4, तो 2 पर ही आ जाएगा। वो तो रॉन्ग हो गया आपका, है ना। तो अब आपको करना क्या है, बेस आपका √2 यूनिट हो गया, ये कितने यूनिट हो गया, √2 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है ना। कहाँ से लेना है, यहाँ पर वाला नया परपेंडिकुलर, इसको भी हम लोग 1 यूनिट काट लेंगे। काट लिए, ठीक है। अब फिर O से, हमेशा इसको O से मिलाना है, ये O से मिल गया, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोलेंगे और हम लोग एक आर्क बना देंगे, एक चाप बना देंगे, जो कि आपको 2 से पहले, √3 की वैल्यू आप जानते हो 1.732 समथिंग होती है, तो इसका मतलब 2 से कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया 2 से पहले एक बिंदु, इसका नाम OA, B, ये C, ये D और ये E। E पर आपने क्या अंकित कर दिया, √3। E क्या है, √3, यानी कि √3 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया। कहने का मतलब √2 पहले बना लिए, √3 के लिए हमको √2 बनाना पड़ा,
ठीक। अब नेक्स्ट संख्या आएगी √4। क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये तो परिमेय संख्या है, तो 2 को तो आप सिंपल अंकित कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? √5। √5 को संख्या रेखा पर अंकित करना। अब आप इसको पाइथागोरीय त्रिक में तोड़ेंगे, बहुत आसानी से टूटेगा। कैसे टूटेगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 को बेस ले लो, 1 को परपेंडिकुलर ले लो, आपका बहुत ही आसानी से ये जो निरूपण है ये भी हो जाएगा। तो इसमें आपको फिर से मैं एक बार हल्के हाथों से इसको बता दे रही हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। 2 बेस ले लिया हमने। कितने यूनिट बेस ले लिया हमने? 2 यूनिट, ओके। अब क्या करेंगे? इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 पर। कितना बेस हमारा आया? 2 एंड परपेंडिकुलर कितना आ गया? 1। अब 2 पर अब 1 यूनिट हम इसको काटेंगे। परपेंडिकुलर आप जैसे ड्रॉ करते हो वैसे ही करोगे, और हमने इसको 1 यूनिट काट लिया। ये काटा। मिलाना किससे है? हमेशा 0 से। इसको O या 0 कुछ भी कह सकते हो। अब ये जो भुजा बनी है ये किस माप की बनी है? ये है हमारी √5। यहाँ से आप इतना प्रकार खोल के एक आर्क बनाओगे, एक चाप लगाओगे जो कि किसको अंकित करेगी? √5 को। √5 के लिए हमको √2 या √3 बनाने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी बन जाएगा, √3 करके भी बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं मैथ्स में? क्या करना है? ईजीएस्ट वे, जो हमको आसानी से समझ में आए, जिसको हम जल्दी से कर पाए। आपको टाइम का भी देखना है ना, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, उसमें आपको बहुत सारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस उधर सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, इसलिए आप टाइम को सेव करने के लिए ईजीएस्ट वे खोजोगे और ये इस आसानी से समझ भी आता है। तो ये हमारे पास हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया। और क्लास 9 इसी के साथ मैं कुछ काम तुम लोग के लिए छोड़ जा रही हूँ, जो तुम लोग इसको अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर, ये जो मैंने बनाया है, आपकी बुक में शायद एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो √2, √3, √5, √7 एंड √11 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। √7 और √11 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपनी फेयर कॉपियों में बनाएंगे, ठीक है। क्लास 9 आप मेहनत करें, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स जो आपके लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं मुझे कि मिस हम लोग फ़ोन ख़रीद के दिए बच्चों को, उनको लैपटॉप लेके दिए। तो आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसे मम्मी पापा आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, वैसे आप भी खुद को कोऑपरेट करें, है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको मार्क्स लाना है, नहीं बच्चे, आपको ये सोचना है कि हमको सीखना है। आप सीखने के लिए बैठे, ठीक है। जब आप सीखोगे, सीखते सीखते आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी, और जब अंदर से एक आवाज़ आएगी ना, आपकी अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं हमको ये काम करना है, जब तक वो आवाज़ नहीं आती है ना बच्चे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी अंदर की आवाज़ को आपको सुनना है, ठीक है। और पहले तो उस आवाज़ को बनने देना है। आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ऐसे ही इधर से कॉपी से, बुक से कॉपी में, कॉपी से इधर, हमारा यहाँ से वहाँ ऐसे उतारना यही मेरा काम है? नो, इसको समझना है। क्यों हम परिमेय, अपरिमेय ये सब पढ़ते हैं? मैंने पहले भी बताया कि हम लोग हमारे भारत ने पूरे विश्व को गणित में बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और
हमको उस इतिहास को लेकर आगे चलना है और उसके लिए हमको क्या करना है, छोटी छोटी जो अपनी बातें हैं ना उनको भुला करके हमको इस बड़े मुद्दों पर सोचना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों। मैंने कितनी बार कहा, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम, मैथ्स में हम करते क्या हैं बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। हमारा काम क्या है मैथ्स में, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और किसी विषय में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो, इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। यानी कि हमको सॉल्व करने के लिए हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा है। यदि आप इन समस्याओं को सॉल्व करते हो तो जीवन की सारी समस्याओं को भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो फ़िलासफ़र होते हैं, वो ज़िंदगी का एक नया फ़लसफ़ा देते हैं दुनिया को। तो आप सबको भी एक नया फ़लसफ़ा बनाना है, एक नई फ़िलॉसफ़ी बनानी है। इसके लिए आपको मैथ्स को समझना है और ख़ुद को ट्रेंड करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है ना। मेरे कहने से आपको नहीं पढ़ना है, आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि यस, ये हमारी मैम सिखा रही हैं तो हमको ये सीखना है। ठीक है, आप अपनी इनर वॉइस को जागृत करें और फिर उसको सुनें। आप कभी कभी अकेले बैठकर सोचें कि आपका वजूद क्या है, आप क्यों हो यहाँ, है ना, आपको क्या करना चाहिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स में आपका बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर भी दोबारा दोहरा रही हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा मैथमेटिक्स है, ये जीवन में भी हमारे माइंड को ट्रेंड करता है कि हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। जनरली मैथमेटिशियंस को तुम लोग देखोगे खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो आप भी सॉल्यूशंस खोजते रहिए, लगे रहिए, उन पे अपना काम करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, इस महामारी के समय में सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, बाहर ना जाएं और घर पर रह के एंजॉय भी करें भाई बहनों के साथ। अभी तो पूरा परिवार घर में है, तो सब लोग एंजॉय करें, खूब खाए पिए और स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चे, तो अभी जो मैंने आपको काम दिया है उसको तुरंत बैठकर इस वीडियो को आप पॉज कर के समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में बनाएंगे। मैंने कहा था कंपास और अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना और साथ साथ में इसको वीडियो के साथ साथ बनाने की कोशिश करना। जहाँ दिक्कत हो बैक जाके देखना, है ना। और फिर उसके बाद रूट 7 और रूट 11 को आप लोग घर से बनाएंगे। और इसमें एक काम मैं आपको और जोड़ देती हूँ, आप इसके स्टेप्स को लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप शुरू से लिखते आए हैं ना कंस्ट्रक्शंस में, इसके स्टेप भी लिखेंगे कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो ज़ूम पे जब भी क्लास होगी तो मैं आपका ये कंस्ट्रक्शन देखूँगी। ठीक है बच्चे, और अगर फिर भी दिक्कत हो रही है 1.1 या 1.2 में आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हो। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।